हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के एक टॉपिक को लेकर आया हूं, जो है फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति की पावर्स को इसके तहत जो है सो इंक्रीज किया गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल वे में जानेंगे कि फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस क्या था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 3 पिलर्स पर चलती है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, ये 3 पिलर्स होते हैं। ये 3 पिलर्स होते हैं जिस पे कोई भी गवर्नमेंट चलती है। तो कोई भी चीज़ को इसी तहत जो है सो हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो। लाइक नहीं करते हो कमेंट ज़रूर करना कि आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को वायरल करो। ठीक है, वीडियो को वायरल करो। आप लोग स्टूडेंट लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, कृपया सपोर्ट कीजिए। ठीक है, फिफ्थ रिपब्लिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिफ्थ रिपब्लिक के बारे में जानने से पहले हम लोग जो है सो फोर्थ रिपब्लिक के बारे में कुछ बातों को पहले जान लें। तो हमारा जो फोर्थ रिपब्लिक था, फ्रांस का जो फोर्थ रिपब्लिक था, वो 13 अक्टूबर 1946 को जनमत संग्रह के लिए गया। ठीक है, जनमत संग्रह के लिए गया। और ये जो आपका फोर्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस था, ये आपका 27 अक्टूबर 1946 टू 4 दिसंबर 1958 तक जो था, ये था फोर्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। और मेनली फोर्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो है ये ख़त्म हुआ, ये फेल हुआ ड्यू टू अल्जीरियस क्राइसिस। ठीक है, फोर्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो था इसका फेल का रीज़न था अल्जीरियस क्राइसिस ऑफ 1958। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म का फेज था, उपनिवेशवाद का फेज था। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो कॉलोनीज बना रहे थे डिफरेंट नेशंस में। तो उसी तरीके से फ्रांस का जो कॉलोनी था वो आपका अल्जीरिया में था। फ्रांस का कॉलोनी जो है वो आपका अल्जीरिया में था। और यहाँ पर जो है अल्जीरिया जो है सो फाइट किया फ्रांस के साथ। ठीक है, आर्म्ड फाइट हुई और इसके बाद जो है सो फ्रांस के कॉलोनी से आज़ाद हुआ आपका अल्जीरिया। समझ में आ रही है बात? अल्जीरिया जो है सो विन करता है, इसमें जीतता है और आपका इंडिपेंडेंस होता है। फ्रांस से जो है सो ये इंडिपेंडेंट होता है। तब जाकर के जब अल्जीरिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, कॉलोनी से हट जाता है फ्रांस का, तब फ्रांस को नीड होता है कि अब जो है सो इस संविधान से काम नहीं होगा। इस संविधान के में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इस संविधान से आगे नहीं चलेगा, जिसके वजह से जो है फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो है ये संविधान को जो है सो बनाया जाता है। ठीक है, 1958 में। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग दिमाग में रखें कि ये जो है सो फ्रांस का झंडा है, और ये जनरल डी गाले जो है यही आपके जो है सो आर्किटेक्ट ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस है। इन्हीं के द्वारा जो है सो फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो है सो बनाया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अगर हम लोग जनरल डी गाले के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ये करें तो इनका जन्म जो है वो आपका 22 नवंबर 1890 में हुआ था, और इनका डेथ जो है वो आपका 9 नवंबर 1970 को हुआ था। ठीक है, 1970 को हुआ था। ये जो है सो गाले जो है सो प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी रहे हैं फ्रांस में। ये जनरल के रूप में, मतलब आर्मी हेड के रूप में भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये 1 जून 1958 टू 8 जैन
1959 तक रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बन गया, इन्होंने बनाया, उसके बाद जो है सो ये प्रेसिडेंट के भी पोस्ट पर रहे हैं, जो कि ये रहे हैं 1959 टू 1969, और इसके बाद भी 1969 में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था प्रेसिडेंट के पोस्ट से। तो आपके मेनली फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के हीरो जो थे, आर्किटेक्ट जो थे, वो आपका जनरल डी गाले हैं। ये इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है फ्रांस में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो बच्चे नोट्स लिखते हैं वो कृपया नोट्स लिखिएगा। हम नोट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि किसी तरीके का अगर बाय मिस्टेक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो उससे पता चल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले 2-4 बार वीडियोस देख लेना, समझ में आ जाएगा कि क्या है। बहुत इजी लैंग्वेज नोट्स है, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट ज़रूर किया करो कि आप किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो भूमिका की अगर बात करते हैं हम लोग, तो फ्रांस का चतुर्थ गणराज्य का संविधान ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। उसके अंतर्गत संघ मंत्रिमंडल की अस्थिरता बनी रहती थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्रीय सभा के अधीन थे। वहां पर अनेक राजनीतिक दल होते थे, जिसके कारण किसी एक दल का राष्ट्रीय सभा में बहुमत नहीं होता था। जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से हमारे देश में जो है सो बाई कैमरल है, ठीक है, आपका लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पर भी इसी तरीके का कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। इसके साथ ही साथ वहाँ के लोग राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत थे। वे अपने सिद्धांत के प्रति इतने कठोर थे कि थोड़ा सा मतभेद होने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर सदन में जो है सो बहुपार्टी सदस्य था, ठीक है, बहुत सारे पार्टियों के सदस्य थे। तो और सबकी आइडियोलॉजी, जो सबकी पार्टी वाइज आइडियोलॉजी जो है सो अलग अलग होती है। जस्ट लाइक इंडिया में अगर बात किया जाएगा तो बीजेपी की आइडियोलॉजी कुछ और है, कांग्रेस की अलग है, आरजेडी की अलग है, जदयू की अलग है, सब पार्टी की अलग अलग है। अगर ये सारी पार्टी एक साथ जो है सो लोकसभा में बैठ जाएंगी तो ऑन डैट केस अगर किसी तरीके का कुछ मतभेद होगा तो वो अपने सीट्स खींच लेगा, वो अपने सीट्स खींच लेगा, जिसके वजह से जो है आपका ये दिक्कत हो जाएगी, जिसके वजह से जो है सो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जिसके वजह से दिक्कत जो है सो हो जाएगी और सरकार जो है सो गिर जाएगा। परिणाम यह होता था कि मंत्रिमंडल भंग हो जाता था। चतुर्थ गणराज्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री का नाम याद रखना कठिन हो जाता था, ठीक है। तुरंत तुरंत चेंज, किसी भी तरीके का कुछ विवाद हुआ, मतभेद हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते थे, दूसरे पार्टी के बन जाते थे। समझ में आ रही बात? जनरल डी गाले, जैसा कि मैं बताया, 1944 ईस्वी से ही यह प्रयत्न कर रहे थे कि फ्रांस को एक ऐसा संविधान दिया जाए जिसमें वहां पर एक स्थायी सरकार की स्थापना हो सके। उसकी यह चीर इच्छा थी। 1958 में यह इच्छा पूरी हुई। चतुर्थ गणराज्य काफी संकट में पड़ गया। अल्जीरिया में स्थित फ्रांस सेना ने फ्रांसीसी के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा किया। उसने तत्कालीन मंत्रिमंडल को फ्रेंच अल्जेरियन को छोड़ने के संबंध में दोषी ठहराया तथा सरकार को आत्मसमर्पित कहा गया, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका फोर्थ जो रिपब्लिक था, संविधान था, उसके खत्म होने का रीजन यही था कि आपका फ्रांस जो था वो कॉलोनी बनाए हुए था अल्जीरिया को, और 1958 में जो है सो अल्जीरिया जो है सो फ्रांस की सेना के साथ फाइट किया और फाइट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया फाइट करके। तो फ्रांस को लगा कि ये मेरे कॉलोनी से निकल गया, ठीक है, हम हार गए। तो ऑन डैट केस इसमें जो है सो अब हमको सुधार करना चाहिए। तो ऑन डैट केस क्या हुआ कि फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हटा करके ये फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया है। मोटा मोटी लैंग्वेज में इसी तरीके से सारे बच्चे समझिए। इसी बीच फ्रांस में राजनीतिक आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहां की सरकार समाप्त हो गई। फ्रांस में चारों तरफ राजनीतिक अराजकता फैल गई। साम्यवादियों के विरोध करने पर भी जून 1, 1958 ईस्वी में
गाले को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अब जो है सो गाले को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये साम्यवादियों के विरोध के बहुत हो रहा था, क्योंकि जान रहे हैं कि ये जो समय था ये समय कोल्ड वार का था, कोल्ड वार का था। और इस समय जो है सो दुनिया जो है वो दो भागों में विभक्त थी। एक तरफ साम्यवादी थे, एक तरफ पूंजीवादी थे। ठीक है, अमेरिका ये सब जो है सो पूंजीवादी थे, इधर साइड साम्यवादी थे, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के साथ जो चल रहे थे। तो पूरा का पूरा देश, दुनिया जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। तो साम्यवादियों के विरोध पर भी जो है सो गाल को जो है वो आपका गाले को जो है वो फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। चार्ल्स डी गाले ने पद का ग्रहण कुछ शर्तों के साथ किया। उसे 6 महीने तक काम करने की स्वतंत्र रूप से इजाज़त दे दी गई। ठीक है, वो जो गाले साहब थे ये जो है सो पद का ग्रहण तो किए प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का, लेकिन ये बोले कि हमको जो है सो जैसे हम काम करेंगे हमको करने दीजिएगा, किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं कीजिएगा। तो वहाँ की जनता जो है इस बात को मान गई कि 6 महीने तक हम आपको जो है सो स्वतंत्र रूप से कार्य करने देंगे। राष्ट्रीय सभा जून 3, 1958 को शर्त मंजूर की। चार्ल्स डी गाले ने एक राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की स्थापना की, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े पदाधिकारियों को रखा गया और जनता के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया। जनता ने उस संविधान की स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, अब पंचम गणराज्य के प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखें। मेन फीचर्स ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक। अगर हम लोग पंचम गणराज्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो चीज़ था कि इसमें जो है सो आपको प्रेसिडेंट के पावर को इन्हांस्ड किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट के पावर्स को जो है सो इन्हांस्ड किया गया था, यानी बढ़ाया गया था। और यहाँ पर जो है सो अभी तक जो चल रहा था वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक चल रहा था, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक चल रहा था, जिसके वजह से जो है सो राष्ट्रीय सभा में बहुत सारे दल घुस जाते थे और मतभेद होता था और सरकार गिर जाती थी। कभी उसका प्रधानमंत्री, कभी उसका प्रधानमंत्री, कभी उसका प्रधानमंत्री, कभी उसका प्रधानमंत्री होता था। अब जो है सो फिफ्थ रिपब्लिक के तहत जो है सो इसको सेमी प्रेसिडेंशियल में चेंज किया गया। ठीक है, अर्ध राष्ट्रपति, ये सेमी प्रेसिडेंशियल में चेंज किया गया। और प्रेसिडेंट को जो है वो आपका कंट्री का हेड बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। जस्ट लाइक अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया का जो हेड है वो आपके प्रेसिडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरीके का कंसेप्ट जो है वो फ्रांस में भी इंट्रोड्यूस किया गया फिफ्थ रिपब्लिक के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। मेन फीचर्स ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक के बारे में अगर हम लोग जाने, पॉइंट्स को एग्जामिनेशन में मिस नहीं कीजिएगा, पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करना और वीडियो को वायरल करो। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जो भी देख रहे हो सब सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, पहला जो है सो लिखित एवं निर्मित संविधान, रिटेन एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चीज, फ्रांस का पंचम गणराज्य का संविधान राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाले द्वारा नियुक्त की हुई एक उप समिति द्वारा तैयार किया गया। बाद में इसे संविधान सभा ने संशोधित किया और उसके पश्चात जनता ने 79.5% के बहुमत से इसे 28 सितंबर 1958 को पारित किया एवं 4 अक्टूबर 1958 को यह देश का सर्वोच्च कानून बना। इसमें एक प्रस्तावना, 14 शीर्षक और 12 अनुच्छेद या धारा है। ठीक है, सेकंड प्रस्तावना प्रियम्बल, जैसा हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो सबसे पहले में जो है सो प्रियम्बल है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है सो प्रियम्बल की व्यवस्था की गई है। पंचम गणराज्य के संविधान में प्रारंभ में एक प्रस्तावना लिखा गया है, जिसके अंतर्गत 1946 ईस्वी के संविधान के अंतर्गत उल्लेखित फ्रेंच नागरिकों के मानवीय अधिकार को स्वीकार किया गया है। उसके साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे सिद्धांतों की उद्घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें जो है सो फिफ्थ रिपब्लिक में आपका स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को जो है सो ये किया गया है। तो ये तीन जो है सो इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा, अगर कभी एग्जामिनेशंस में यूजीसी या यूपीएससी में आपसे पूछ सकता है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के अंतर्गत। थर्ड है एक नए समुदाय का निर्माण, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी। 1958 ईस्वी के संविधान में कहा गया है कि गणराज्य तथा समुद्री परिय क्षेत्र जो कि अपने स्वतंत्र विचार से
इस संविधान को अपनाते हैं वे एक समुदाय का निर्माण करते हैं। यह प्रथम गणराज्य की नई देन है। ठीक है। फोर्थ जो है राष्ट्रीय संप्रभुता, सॉवरिटी के बिना कोई नेशन नहीं है। पंचम गणराज्य के संविधान की धारा 3 के अनुसार राष्ट्र की संप्रभुता जनता में निहित है। जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया में भी जो है सो संप्रभुता जनता में निहित है और जनता इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों तथा जनमत संग्रह द्वारा करेगी। हम लोग जनमत संग्रह, हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जनमत संग्रह जो है वो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, जो कि आपका मेनली स्विट्जरलैंड के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा। ठीक है। अगर स्विट्जरलैंड के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस हैं, उसको जा करके देखिए, स्विट्जरलैंड का डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जनमत संग्रह नहीं है, लेकिन हम लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस संप्रभुता को एंजॉय करते हैं। कोई भी व्यक्ति तथा ग्रुप अपने आप को संप्रभुता का स्रोत नहीं मानेगा। ठीक है। फिफ्थ, अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवादी गणराज्य की घोषणा। फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान की धारा 2 के अनुसार फ्रांस अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी गणराज्य होगा। इसमें नागरिकों के कानून के सम्मुख समानता होगी और धर्म, मूल एवं प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जस्ट लाइक हम लोगों का जो इंडिया में प्रियम्बल है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारा देश कैसा होगा, तो हम लोग कहते हैं कि सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। ये हम लोग कहते हैं कि ये जो 5 चीज़ है वो हमारे देश में होगा। और हम अपने देश के नागरिकों को क्या देंगे, तो क्या क्या देंगे? जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे और फ्रैटर्निटी देंगे। ये 4 चीज़ हम अपने देश की जनता को देंगे। हमारे प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका आया है कि फ्रांस में क्या मिलेगा। फ्रांस की नागरिकता अगर लीजिएगा तो फ्रांस में आपको क्या क्या चीज़ दिया जाएगा और सरकार किस तरीके से चलेगी, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, कंट्री जो है, किस आइडियोलॉजी के तहत वर्क करेगी। ठीक है। नेक्स्ट 6th हमारा कठोर संविधान कठोर संविधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फ्रांस के पंचम गणराज्य की धारा 9 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है। इसके अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के सम्मुख प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या तो राष्ट्रपति रख सकता है या संसद के किसी भी सदन के सदस्य रख सकते हैं। संविधान में संशोधन का यह विधेयक चाहे राष्ट्रपति द्वारा रखा जाए या संसद के किसी सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग एक ही रूप में पारित होना चाहिए। इसके बाद इस पर जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह द्वारा स्वीकृत होने पर यह संशोधन पारित समझा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है सो कंसेप्ट जो है वो जनमत संग्रह का जो है वो ज़्यादा है फ्रांस में। यहाँ पर जनमत संग्रह का कंसेप्ट ज़्यादा है। ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो को रेगुलर देखिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है। वीडियो को ये कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। 7वां संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण। ठीक है। मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ब्रोगन के अनुसार पंचम गणराज्य में जिस कार्यपालिका की स्थापना हुई है वह ना तो संसदीय और ना ही अध्यक्षात्मक अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है। कार्यपालिका जैसा कि हम बताएं कि कोई भी कंट्री जो है सो 3 पिलर्स पर चलती है। ठीक है। एक आपका लेजिस्लेटिव, एक आपका एग्जीक्यूटिव और एक आपका जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका मिक्सचर है। ठीक है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का दोनों का मिक्सचर है, इसको दिमाग में रखिएगा। और ये मैंने इंग्लिश कोटेशंस यहाँ दिया है, फिर हिंदी कोटेशंस नीचे दिया है। जो स्टूडेंट हिंदी में लिख सकते हैं हिंदी में लिखिएगा, जो इंग्लिश में लिख सकते हैं वो इंग्लिश में लिखिएगा एग्जामिनेशन में। इसी कारण से डॉर्थी पिकल्स ने कहा है कि यह संविधान 2 विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण है।
प्रथम सिद्धांत गणतंत्रीय संसदात्मक शासन का है तथा द्वितीय अध्यक्षात्मक शासन का। राज्य और शासन का अलग अलग अध्यक्ष है, जैसा कि बताया राज्य और शासन का अलग अलग अध्यक्ष है। राज्य का प्रेसिडेंट हो गया और शासन का प्राइम मिनिस्टर हो गया, जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, ये आपका प्रोविजन जो है वो 5th रिपब्लिक के तहत किया गया है, इसको दिमाग में रखिएगा। 8वां एकात्मक एवं केंद्रीकृत शासन प्रणाली, यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर शासन व्यवस्था की बात की जाएगी तो एक होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शासन का केंद्रीकरण और शासन का विकेंद्रीकरण। अगर हम लोग जो है सो शासन व्यवस्था में शक्तियों को बांटते हैं स्तर बाय स्तर, विभिन्न स्तर में, तो हम लोग उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हैं। लेकिन अगर हम लोग शक्तियों को एक हाथ में रखते हैं तो उसको जो है सो शक्तियों का केंद्रीकरण कहते हैं, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उसको कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके अतिरिक्त फ्रांस में एकात्मक एवं केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो कि नेपोलियन के समय से ही फ्रांस का शासन प्रणाली की विशेषता रही है। सारे देश के प्रशासन का संचालन केंद्र से ही होता है। प्रांतीय और स्थानीय निकायों को स्वशासन के वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेनली जो है सो यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, जहाँ पर सारा पावर जो है वो केंद्र रखता है। यहाँ पर स्थानीय निकाय, जैसे हमारे यहाँ पंचायत को भी मिला हुआ है पावर्स। ठीक है, पंचायत को, नगर पालिका को, नगर निगम को, ये सब को मिला हुआ है पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। स्टेट को मिला हुआ है पावर, लेकिन यहाँ पर जो है सो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइज्ड है, केंद्र के पास पूरी की पूरी शक्तियां हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यद्यपि फ्रांस के 1958 ईस्वी के संविधान में नागरिकों के अधिकारों के बारे में कोई पृथक अध्याय नहीं है, तथापि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। पंचम गणराज्य के संविधान की धारा 66 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को निरंकुश ढंग से बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। नो वन मे बी आर्बिट्रेरली डिटेन्ड। संविधान ने इस सिद्धांत को लागू करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर छोड़ा है। ठीक है, 10वां राष्ट्रपति की विस्तृत शक्तियां। ठीक है, मेनली यही है। 5th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के पावर्स। स्किप करके वीडियोस नहीं देखिएगा स्टूडेंट्स, पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। राष्ट्रपति के विस्तृत शक्तियों के बारे में बात करें तो फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि कर दी गई है। वस्तुतः पंचम गणराज्य में राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों में वृद्धि की गई है, जिसके कारण फ्रांस में राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। अभी तक क्या था, प्रेसिडेंट, जैसे कि दो आपका, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है सो आपका 2 था, एक आपका नेशनल असेंबली था, एक आपका सीनेट था। तो नेशनल असेंबली के तहत ही प्रेसिडेंट को भी रखा गया था और प्राइम मिनिस्टर को भी रखा गया था। तो ये दोनों एक ही में थे, तो पार्टी इलेक्शन होता था, पार्टी, बहुत सारी पार्टीज आ जाती थी। तो ऑन दैट केस जो गवर्नमेंट होता था वो अस्थिर होता था, बार बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका चेंज हो जाता था। लेकिन अब जो है सो प्रेसिडेंट के पावर्स को जो है सो इंक्रीज कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव हेड बना देगा तो आपका सरकार से अब उसका नाता नहीं रहेगा, अब वो राज्य का प्रधान होगा। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो राज्य का प्रधान है, सरकार का प्रधान नहीं है। सरकार का प्रधान आपका प्रधानमंत्री है। तो ऑन दैट केस क्या होगा कि राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी। यद्यपि वहां पर प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है, वह सरकार का प्रधान होता है, वास्तविक रूप में वह शक्तियों का प्रबंध करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि असली में उपयोग जो है सो सारी एग्जीक्यूटिव पावर, सेंट्रल की जितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, भले ही वो प्रेसिडेंट के नाम पर काम करती है, लेकिन एक्चुअल में जो है सो वो प्राइम मिनिस्टर ही जो है सो उसको सारा ओन करता है, सारा उसको जो है सो काम में लाता है। पंचम गणराज्य संविधान में धारा 6 से लेकर धारा 19 तक में राष्ट्रपति की वृद्धि की गई शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। उसकी शक्तियों का विश्लेषण निम्न रूप से किया जा सकता है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।
बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, लेकिन आप लोग जो है सो वीडियो भी पूरा स्थिर से नहीं देखते हो, स्किप करके निकल जाते हो। तो कृपया करके वीडियो को जो है सो स्किप नहीं किया करो, वीडियो को आराम से देखा करो। बहुत सारी बातें मैं बोलता हूँ उसको सुना करो, बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो इसी तरीके से नोट्स ये करके किसी तरीके से पास होने की ये नहीं करो, किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखनी जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन चतुर्थ गणराज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के द्वारा होता था। जैसा कि मैंने बताया कि दो आपके बॉडी थे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह राष्ट्रीय सभा और सीनेट। तो राष्ट्रीय सभा के द्वारा ही जो है सो इलेक्शन कराए जाते थे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत था, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। पंचम गणराज्य की धारा 6 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत संसद के सदस्य होते थे। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा से ले लिया गया। अब राष्ट्रीय सभा इसका क्या कहते हैं, नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो राष्ट्रीय सभा नहीं करा रहा, पहले जो है सो राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत कराता था। अब जो है सो जो संसद के सदस्य है, जैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वो जितने भी इलेक्टेड जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, डिफरेंट स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो सब वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का यहाँ पर भी व्यवस्था जो है सो डाला गया इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा से मुक्त हो गया। पंचम गणराज्य संविधान की धारा 7 के अनुसार फ्रांस का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो पहले जो है सो फ्रांस के प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो 7 वर्षों का था, 7 वर्षों का था। लेकिन बाद में जो है सो 2000 में रेफरेंडम होता है, और रेफरेंडम के तहत जो है सो इनका कार्यकाल घटा के 7 से 5 कर दिया जाता है। और उसके बाद भी जो है सो 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तहत इनके कार्यकाल को जो है सो 2 टर्म के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कोई भी एक व्यक्ति जो है सो 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं कि 3 टर्म रह लिए, 4 टर्म रह लिए, एक के आदमी 3 बार 4 बार चुना रहा है और वही रह रहा है। नहीं, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो 2 टर्म के लिए ही चुनाया जाएगा। 2 टर्म अगर हो गया है, वो चुन लिया है उसको, तो 2 टर्म के बाद उस व्यक्ति को जो है सो राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। ये आपका 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया, जिसके तहत ये चीज किया गया। अब हम लोग जो है सो राष्ट्रपति के कुछ पावर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये सब पावर्स रहेंगे। विधायिनी शक्तियों के बारे में बात करें तो पंचम गणराज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायिनी शक्तियां दी गई हैं, जो चतुर्थ गणराज्य के अंतर्गत नहीं था। मेनली जो है सो अगर हम लोग कंपेरेटिवली देखेंगे, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि जो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, या इंडियन जो आपका पूरा का पूरा बना हुआ है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का स्ट्रक्चर, बस वही स्ट्रक्चर जो है सो लगभग फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लगभग में आ जाता है। ठीक है, पहला देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में देखेंगे कि पंचम गणराज्य संविधान की धारा 11 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनः संसद में लौटाकर उस पर जनमत संग्रह ले सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ जनमत संग्रह का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड के केस में है। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मेरे वीडियोस में नीचे जाइए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें तो पंचम गणराज्य संविधान की धारा 12 के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को विघटन की शक्ति दी गई है, जो चतुर्थ गणराज्य के अंतर्गत बिल्कुल नहीं दिया गया था। ठीक है, अब जो है सो पूरी राष्ट्रीय सभा को जो है सो वो विघटित कर सकता है, जैसे हमारे यहाँ है ना, राष्ट्रपति जो है सो संसद को विघटित कर सकता है। थर्ड, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। चौथा, पंचम गणराज्य संविधान की धारा 18 के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा में संदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। इसके पहले यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया था। ये सब जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से एग्जामिनेशंस में लिखिएगा। ठीक है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है ऐसे नोट्स बनाने में।
नेक्स्ट हमारा कार्यपालिका शक्तियों के बारे में देखें तो पंचम गणराज्य संविधान की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्री को नियुक्ति करता है। जैसे आपका भारत में है, इंडिया में अभी लोकसभा इलेक्शन के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ सेरेमनी है यानी नियुक्ति जो है वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके जितने भी मंत्री होते हैं 15 मंत्री या जो भी मंत्री के वो लिस्ट देते हैं उनको भी आपका जो है सो प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। तो जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट है। सेकंड आपका है पंचम गणराज्य संविधान की धारा 9 के अनुसार प्रधानमंत्री नहीं अपितु राष्ट्रपति ही मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यहाँ जो है सो थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है। हम लोग जानते हैं कि जो मंत्री परिषद होते हैं वो प्रधानमंत्री प्रधान होता है उसका, इंडियन आइडियोलॉजी के अनुसार, ठीक है। जो भी अध्यक्षता होती है बैठकों की मंत्री परिषद की वो कौन करता है, यहाँ इंडिया में प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन फ्रांस में जो है ये जो है सो राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है सो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू किया गया है। तो ऑन दैट केस जो है सो प्रेसिडेंट जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट आपका है न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियां भी कुछ दी गई हैं इस प्रेसिडेंट को लेकर के। अगर आप लोग चाहिएगा तो अलग से मैं वीडियो भी बनाऊंगा उनके पावर्स को लेकर के, फ्रांस के प्रेसिडेंट को लेकर के, ठीक है। वैदेशिक मामले संबंधी शक्तियां, पावर्स रिलेटिंग टू फॉरेन अफेयर्स। राष्ट्रपति को विदेशी मामलों में भी अधिकार दिए गए हैं। पंचम गणराज्य संविधान की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रपति को 35 विदेश राजदूतों का स्वागत करने का अधिकार प्राप्त है। अब ये बढ़ गया है, ठीक है। वह विभिन्न राज्यों में राजदूत भेज सकता है। इसके साथ ही साथ वह विदेशी राज्यों के साथ शांति या युद्ध की संधि भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संकटकालीन शक्तियां। पंचम गणराज्य संविधान की धारा, ये जो मैंने धारा हर चीज में लिखा हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट्स में, ठीक है। ये देने पर जो है सो आपके आंसर राइटिंग की ऑथेंटिकनेस एग्जामिनर को दिखेगी, जो कॉपी जांचेंगे कि नहीं ये लड़का पढ़ा है तब इस तरीके से लिख रहा है। धारा के अनुसार राष्ट्रपति को व्यापक संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। इसमें वह प्रधानमंत्री का परामर्श लेगा। इस प्रकार का अधिकार चतुर्थ गणराज्य में राष्ट्रपति को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है सेना अध्यक्ष, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। पंचम गणराज्य संविधान की धारा 15 के अनुसार राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का भार उसी के हाथों में दिया गया है। स्टूडेंट सपोर्ट कीजिए आप लोगों के सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। सुपर थैंक्स भी दे सकते हो, मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है देश की सुरक्षा एवं अखंडता का उत्तरदायित्व। पंचम गणराज्य संविधान की धारा 16 के अनुसार गणराज्य की संस्थाओं, राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की अखंडता की रक्षा का भार या अंतर्राष्ट्रीय बातों का पालन करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति को ही सौंपी गई है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पंचम गणराज्य संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को शक्तियों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की गई है। वस्तुतः राष्ट्र की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रीभूत कर दी गई है। फ्रांस में चार्ल्स डी गाले को देवता माना जाता था, ठीक है, चार्ल्स डी गाले। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द्विसदनात्मक संसद की व्याख्या। जैसा कि मैं बताया कि आपका द्विसदनात्मक संसद की को बनाया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रीय सभा है और आपका सीनेट है। तो पंचम गणराज्य संविधान के अंतर्गत जिस तरीके से आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ प्रेसिडेंट लिख दिया है, फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में लिख दिया है, तो फ्रांस का प्रेसिडेंट पढ़ने से पहले आपको फिफ्थ रिपब्लिक के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशंस में कभी कभी जो है सो फिफ्थ रिपब्लिक लिख देता है, फिफ्थ रिपब्लिक से क्वेश्चन पूछ देता है कि इसके तहत क्या क्या काम किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संसद की व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत 2 सदन है, राष्ट्रीय सभा और सीनेट। राष्ट्रीय सभा का सदस्य जनता द्वारा चुना जाएगा, जैसा कि हमारे यहाँ जो है सो लोकसभा है और राज्यसभा है। जैसा कि लोकसभा जो है सो हमारा लोअर हाउस है और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। हमारा जो सांसद का इलेक्शन होता है, यानी जो लोकसभा इलेक्शन होता है, उसके तहत जितने भी सांसद चुने जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, यानी जनप्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में जाके बैठते हैं।
उसी तरीके से फ्रांस में जो है सो आपका एक तरफ सीनेट है, एक तरफ नेशनल असेंबली है, ठीक है, राष्ट्रीय सभा, और एक तरफ सीनेट। तो ये आपका नेशनल असेंबली जो है वो यहाँ का लोअर हाउस होगा और सीनेट जो है वो अपर हाउस होगा। और ये लोअर हाउस में जो है, ये लोअर हाउस में जो है वो सदस्य चुन के जाएंगे। समझ में आ रही बात? उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर होगा। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जितना भी प्रतिनिधि आएंगे विभिन्न क्षेत्रों से उनको वहां पर बैठाया जाएगा। नेक्स्ट, संवैधानिक परिषद की स्थापना। जिस तरह भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जन्म आपका अमेरिका में हुआ है, इसको दिमाग में रखिएगा। उस तरह का अधिकार फ्रांस के संविधान में उच्चतम न्यायालय को नहीं दिया गया है। फिर भी पंचम गणराज्य के संविधान में एक संवैधानिक परिषद की स्थापना धारा 56 के अंतर्गत की गई है। ये संवैधानिक परिषद धारा 61 के अनुसार आंगिक कानूनों की संवैधानिकता का निर्णय करेगी। आंगिक कानून उनको कहा जाता है जो संवैधानिक मामलों से संबंधित हैं, परंतु उनको संविधान की किसी धारा के अंतर्गत बनाया जाता है या संशोधित या रद्द साधारण कानून की भांति ही किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जैसे वो बॉडीज बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, स्टेटरी बॉडी क्या है, उसी तरीके का कंसेप्ट जो है सो यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 13 आता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉज। इसमें बात करें तो पंचम गणराज्य संविधान में भी 1946 ईस्वी के संविधान की तरह यह दोहराया गया है, फ्रांसीसी गणराज्य अपनी परंपरा के प्रति निष्ठा रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा, विजय के लिए युद्ध नहीं करेगा तथा किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता के विरुद्ध शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। पारस्परिक शर्त के अनुसार फ्रांस शांति के संगठन और प्रतिरक्षण के हेतु आवश्यक प्रभुसत्ता की सीमाओं को स्वीकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, फीडबैक दिया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। पंचम गणराज्य संविधान के द्वारा एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना की गई है। यह केवल उन्हीं मामलों पर अपनी सलाह दे सकती है जिन पर सरकार इसकी सलाह को मांगे। सरकार इससे सरकारी विधेयकों, अध्यादेशों और आर्थिक तथा सामाजिक मामलों पर परामर्श कर सकती है। नेक्स्ट है उच्च न्यायाधिकरण, हाई काउंसिल ऑफ जुडिशियरी। पंचम गणराज्य संविधान में उच्च न्यायाधिकरण के कार्य को सीमित कर दिया गया तथा उसकी नियुक्ति की विधि बदल दी गई। इसका कर्तव्य यह है कि वह नियुक्तियों के विषय पर सरकार को अपनी राय दे, न्यायाधीशों के प्रति अनुशासनाधिकरण का कार्य करे और गणराज्य के राष्ट्रपति को क्षमादान के अधिकार को प्रयोग करने में परामर्श दे, ठीक है। यदि किसी अभियुक्त को प्राणदंड दिया जा रहा हो तो इसका यह अधिकार होगा कि वह अपना परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ भी जो है सो प्रेसिडेंट जो है सो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है सो राय लेते हैं, परामर्श लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। पंचम गणराज्य के संविधान की धारा 68 के अनुसार इसे राष्ट्रपति पर बहुत बड़ा देशद्रोह करने पर मुकदमा सुनाने का अधिकार है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के रिमूवल को जो है सो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से निकालते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पर बहुत बड़े देशद्रोह करने के आरोप संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाए जा सकते हैं, जस्ट लाइक इंडिया, और इस हेतु प्रत्येक सदन अपने कुल सदस्यों के निरपेक्ष बहुमत से एक ही रूप में प्रस्ताव पास करें। उसके बाद उच्च न्यायालय राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है कि न्यायालय जांच करता है। उसे मंत्रियों पर दंड विधान के अधीन उठाए गए आरोपों पर अभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है।
इसे मंत्रियों और उनके सहचरों पर भी राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है सो बहुत मेहनत करके इस नोट्स को बनाया है। आप लोग इसको जो है सो इस वीडियो को वायरल करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है, और कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि इस चैनल को सपोर्ट कर सको। निष्कर्ष में अगर हम लोग देखें, कंक्लूजन्स में अगर हम लोग बात करें, तो उपयुक्त विशेषताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पंचम गणराज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को स्थायित्व और अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई है, ताकि फ्रांस में स्थायी सरकार की स्थापना हो सके। चार्ल्स डी गाले को इस विषय में काफ़ी सफलता मिली है। मंत्रिमंडल की अस्थिरता समाप्त हो गई है, वहाँ की राष्ट्रीय सरकार काफ़ी स्थायी हो गई है। वस्तुतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि the result of the above constitutional changes is that General de Gaulle has become the president of the Fifth Republic and the strong government has been established in the country। जो विद्यार्थी हिंदी में कोटेशंस लिखते हैं एग्जाम में, वो हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे। मैंने दोनों के लिए व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हो कृपया करके लिखना, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है, अगर इस चैनल को मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट सपोर्ट आप इसके माध्यम से कर सकते हो। इसके माध्यम से मुझे डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हो, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, वीडियो को वायरल करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।